So good evening. Today we are going to discuss the parameters of judgment, what judgment contains, what is the meaning of judgment, what is the difference between judgment and decree. One student who was preparing for judiciary asked me informally through telephone that is there any difference between judgment and decree. So आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 20 में ये क्लियर करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जजमेंट रिकॉर्डिंग कैसे होती है, जजमेंट होता क्या है, जजमेंट और डिक्री में क्या फर्क है और जजमेंट में क्या क्या चीजें. टुडे वी आर ऑन द जर्नी ऑफ CPC which we have undertaken, and today we are on this step, on the milestone where the civil trial concludes. Judgment. First of all, observe the spelling of judgment. Generally people write this is wrong. जज के बाद ये नहीं आता. अगर आपने जुडिशरी करी, उसका एग्जाम लिखा, जजमेंट राइटिंग कुछ स्टेट्स की जुडिशरी में बहुत ही, वी आर प्रोसीडिंग विद ऑर्डर 20. I told you the CPC provides the procedure of trial of a civil suit in civil court. And CPC has two parts. One is having the substantive sections, another is procedural. Though CPC itself is a procedure, but it is a complete code. It provides the steps how to proceed with the trial and also step-wise procedure in the orders. हमने आपको अपने सारे के सारे लेक्चर्स में बताया था, by filing of plaint the civil suit is filed. After filing of plaint, if it is accepted, then processes are to be issued. Defendant appears and files WS, set off or counterclaim. Plaintiff may file replication also to counter WS. So plaint, WS, replication, these are the pleadings. Pleadings complete होने के बाद स्टेज आती है एडमिशन डिनायल of pleadings as well as documents. इसके लिए कोर्ट एग्जामिनेशन भी करती है पार्टीज की और डॉक्यूमेंट्स को भी स्क्रूटनाइज करती है, उसका भी एडमिशन डाल होता है. जितना पोर्शन एडमिट कर दिया जाता है एक पार्टी के द्वारा उसमें जजमेंट हो जाती है. अगर एडमिट हो गया कुछ पोर्शन तो उसमें जजमेंट ऑन एडमिशन हो जाता है, और अगर डिस्प्यूटेड रहेगा तो इश्यूज फ्रेम हो जाएगी. इश्यूज फ्रेम होने के बाद बोथ द पार्टीज विल लीड द एविडेंस एंड हियरिंग होगी टू अप्रिशिएट. हियरिंग मीन्स आर्ग्यूमेंट्स, टू अप्रिशिएट दैट एविडेंस एंड उसके बाद जजमेंट. प्लेट तक ऑर्डर 1 से ऑर्डर 4 तक गए थे हम. प्रोसेस ऑर्डर 5 में किया था 6 से लेकर 7, 6, 7 ये हमने प्लेंट से रिलेटेड ही करा था कि कैसे कैसे करेंगे. ऑर्डर 8 में हमने WS के बारे में बताया था कि अगर WS फाइल नहीं होगा तो क्या रिजल्ट होगा. उसके बाद हमने एडमिशन डिनायल के लिए ऑर्डर, इश्यूज के लिए 14, जजमेंट ऑन एडमिशन जो होगा ऑर्डर 12 रूल 6 में हो जाएगा, और एविडेंस जो होगा वो सील 16 में होगा और 18 में. ओके, 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगी
और 16 में एविडेंस कैसे लाना है संबंध में। ऑर्डर 19 में हमने आपको बताया था, 17 में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एडजॉर्नमेंट किस तरह से कर्टेल किया जाता है फॉर स्पीडी डिस्पोजल सीपीसी में। 19 सिर्फ एफिडेविट से रिलेटेड है कि एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट भी हो सकता है। अब हम आ गए हैं जजमेंट पर, ऑर्डर 20। तो आज हम ऑर्डर 20 करेंगे। सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि जजमेंट क्या होती है, बहुत छोटे से शब्दों में, आम भाषा में। मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉ इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को कोडिफाई कर देते लॉ हो जाता है। जो हम आम भाषा में सोचते हैं, आम तरीके से सोचते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा जरूर होता। अगर एक आदमी ने दूसरे आदमी से सामान मंगाया है, कुछ पैसों की डील हुई है, तो उसे वो सामान देना चाहिए, और अगर वो सामान नहीं देता है तो उसे उस बात की सजा मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलनी चाहिए। ये नॉर्मल बात को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग अलग तरीके से पूरा कोडिफाई करके लिखा है। जितनी भी सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, जो भी कुछ है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही आगे स्पेसीज है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंट्री कैसे गवर्न होगी, कंट्री के नॉर्म्स कैसे डिसाइड होंगे, सोसाइटी गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीद करती है, किस तरह की गवर्नमेंट होगी, किस तरह की कंट्री का क्या क्या सिस्टम अडॉप्ट होगा, और उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को क्या क्या प्रोक्योर कराया जाएगा, और उसके लिए क्या क्या प्रोविजन मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरह से पार्लियामेंट कैसे लेजिस्लेशन पास करती है, और वो लेजिस्लेशन लॉ होता है। तो सारे का सारा जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो हम कॉमनली सोचते हैं, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको कोडिफिकेशन करके लॉ बन जाता है। तो बहुत अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोई भी चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस जैसी है। अब मुझे बताइए अपनी भाषा में, अपनी तरीके से, जिसको जो भी समझना है, जजमेंट क्या होता है? रोज सुनते हो राम जन्मभूमि का जजमेंट हो गया, बड़ा शोर मच रहा है। और अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो जजमेंट ही है जो आपके प्रैक्टिस को बताएगा कि आपने अच्छी वकालत करी है। तो जजमेंट जो है वही रिजल्ट है। आपने जितनी भी मेहनत की, प्लेंट अच्छी बनाई, पार्टी सही लिखी, इशू सही फ्रेम करवाए, एविडेंस सही से दिया, अल्टीमेट रिजल्ट इज जजमेंट। ओके, ये भी सही बात, बिल्कुल कॉमन बात है, कॉमन सेंस। दोनों पक्षों की बात सुन के जो फैसला लिया जाए वो जजमेंट है। अच्छा, ये बताइए कि दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों पक्षों का एविडेंस देख लिया, हमने देखा, हियरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, तो जजमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या कहेगा? क्या जजमेंट खाली डिसीजन है? एक आदमी ने दूसरे आदमी से 3 लाख रुपए लिए थे, उसे वापस नहीं करे, वो कोर्ट में चला गया रिकवरी के लिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसके 3 लाख रुपए वापस करो विद इंटरेस्ट। जजमेंट लिखी, मतलब ये जो फैसला हुआ, रिटर्न 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, पी जिसने केस डाला, प्लेंटिफ जिसे प्लेन डाली, रिक्वेस्ट करिए। क्या ये डिसीजन जो है ये जजमेंट है? तो क्या जजमेंट सिर्फ ये होता है 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट के साथ वापस करो? मैंने पैसे दिए थे, मेरे को पैसे मिलने चाहिए विद इंटरेस्ट, कॉमन सेंस में। तो क्या जजमेंट में खाली जजमेंट मतलब डिसीजन? तो क्या दिस वुड बी ओके? दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों पक्षों की पार्टीज का एविडेंस देखा, जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज किया, आपको कैसे पता चलेगा? ये बहुत बड़ा वर्ड है, रीजंस। इतनी सारी कहानी करने का क्या फायदा हुआ? या कागज लगाया, इतने सारी लिखे, मैंने पैसे दिए थे, मेरा फ्रेंड था, ये था, वो था, सारी बातें लिखी, एविडेंस भी लाए, सब कुछ किया, फिर डॉक्यूमेंट भी हुए, या एविडेंस भी हुआ, इसने अपना डब्ल्यूएस भी डाला, सारी कहानी। जब उस कागज पर डिसीजन से पहले जज ने सारी बात लिखी होगी, इसने कहा था कि मैंने पैसे दिए थे, मिस्टर बी को दिए थे, और मिस्टर बी ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। बी कह रहा है कि मैंने पैसे लिए ही नहीं थे,
झूठ बोल रहा है, या वो कह रहा है कि मैंने लिए थे लेकिन वापस कर दिए थे, इसने मेरे को साइन करके नहीं दिए या पैसे दिए मैंने वापस, कुछ ना कुछ तो कहे। ठीक है, तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कही, उसने प्लेंट दी, उसने डब्ल्यू दिया, जवाब दिया, फिर उन्होंने एविडेंस दिया अपना कि हाँ मैंने दिए थे, उसे कागज दिखाया कि देखो दिए थे, तो ये पेपर साइन कराए थे तुमने, ये कागज रखे थे, ये सब करे थे, और वो ये कह रहा है कि मैंने वापस करे थे तो मेरे पास ये देखो यहाँ साइन किया हुआ, तो दोनों अपना एविडेंस देंगे, अपने अपने कागज देंगे, तो जज जजमेंट दे रहा है सही। ये बात करने के लिए उसे दोनों पक्षों की बात भी लिखनी पड़ेगी, उसे ये भी लिखना पड़ेगा किस पक्ष ने अपनी अपनी बात को कहने के लिए क्या क्या सबूत दिए, और मैंने उन सबूतों को कैसे देखा, और मेरे हिसाब से किसका सबूत सही है। एक कह रहा है मैंने पैसे दिए, दूसरा कह रहा है मैंने तो लौटा दिए थे, नहीं लिए या नहीं लिए, तो दोनों बातों पर जज ने क्यों रिलाई किया, कैसे रिलाई किया, वो इस फैसले पर कैसे पहुंचा कि 3 लाख लिए थे लेकिन नहीं दिए, वापस करो इसके इंटरेस्ट के साथ। तो जजमेंट का मतलब होता है रीजन्ड स्टेटमेंट, on the basis of which decision is taken। जजमेंट डिसीजन नहीं होता, फैसला जरूर डिसीजन होता है इंग्लिश में, लेकिन जजमेंट डिसीजन नहीं होता। डिसीजन का रीजन होता है इस कंक्लूजन पे हम क्यों पहुंचे, जो चीज उन्होंने एडमिट कर ली होती वो तो यहीं पे जजमेंट हो गया होता बिना एविडेंस के, 12/6 में, 14 में इशू फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, इश्यूज फ्रेम हुए मतलब डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है, एक हाँ कर रहा है एक ना कर रहा है। कई बार आप अपने घर में बैठ के कहते हैं कि उसका मकान था उसे कब्जा कर लिया, केस चल रहा है, उसका मकान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। जब मान लीजिए कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि यस इसका मकान है और इसे वापस देना होगा तुम्हें, तुमने गलत तरीके से पोजेस कर रखा है, तो दोनों पार्टीज की बात सुन के, दोनों पार्टीज के सबूत देखकर, सब कुछ देखकर कोर्ट ने अपनी पूरी की पूरी रीजनिंग लगाई, पूरा लॉजिक लगाया, क्यों ये सही कह रहा है, क्यों ये गलत कह रहा है, और सही क्या है और डिसीजन क्या है। तो जजमेंट इज बेसिकली रीजन स्टेटमेंट, जो कि जज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड। आपने बोला आप जज बनने जा रहे हो, तो आपने बोला कि फैक्ट्स पर जजमेंट होता है, नो, फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड। फैक्ट्स एस्टेब्लिश कैसे होते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैंने लिखवाया था पैसे देते हुए, उसने कच्चा लिखा था और उसने प्रोमिसरी नोट दिया था मुझे कि मैं इतने समय में पे कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ, उस डॉक्यूमेंट को आपने एस्टेब्लिश करना है, एग्जिबिट करना है। एग्जिबिट मतलब दिखाना है कोर्ट को, और कोर्ट उस पर मार्क करेगा, एग्जिबिट मार्क करेगा। जब वो फैक्ट्स जो पार्टीज ने बोले वो फैक्ट्स सबूत के साथ एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तब वो जजमेंट का पार्ट। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, मैं यहाँ गया था, इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद जाने के बाद मैंने उसको फोन किया था, वहां से उसे पैसे लाया था, उसको सामान दिया था, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनमें से वो फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स होंगे, जो कि सबूतों से वसम्मत होंगे, उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस होगा। ठीक है, तो जो बात दोनों पार्टीज कहती हैं और सबूतों के साथ प्रूव हो जाती है, वो प्रूव कैसे होगी, एविडेंस एक्ट के द्वारा। एविडेंस एक्ट एक एक्ट है जिसमें सबूत कैसे देने, सब फैक्ट्स को प्रूव कैसे करना, तो इट्स नॉट फैक्ट्स होते हैं तब तक प्लेन है जब तक डब्ल्यूएस है, दोनों ने अपने अपने फैक्ट्स कहे, उसको जब एविडेंस आ जाता है तब वो बन जाते हैं एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। उनके बेसिस पर कोर्ट एक रीजन स्टेटमेंट देता है जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है, यस 3 लाख रुपए वापस करो इंटरेस्ट के साथ, जितना समय का तुमने नहीं दिया है सारा वापस करो। पता चला था कि 3 लाख से 7 लाख हो गए जब तक जजमेंट हुई, राइट। तो ये चीजें हैं। अब आपने ये देखना है, एक क्वेश्चन उठता है कि जजमेंट और डिक्री, मैंने आपको बताया कि कई बार ये सवाल उठता है जजमेंट और डिक्री में क्या फर्क। डिक्री जो है वो, जजमेंट तो रीजेंट स्टेटमेंट है, डिक्री जो है वो सिर्फ
उतना स्टेटमेंट है जिसमें डिसीजन लिखा, यहाँ 3 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ करो, ये डिक्री है। तो सीपीसी का ऑर्डर 20 कहता है जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, राइट। जजमेंट एक तो स्टेट करेगा प्लेंट और WS सेट ऑफ व्हाटएवर और काउंटर क्लेम, उनके फैक्ट्स को, दोनों पार्टीज ने क्या क्या कहा, राइट। फिर वो करेगा दोनों पार्टी ने क्या क्या एविडेंस दिया, ये बताए लिखेगा जज। उसने जब कंसीडर किया तो किसका एविडेंस, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स थे, इश्यूज थे, वो किसके फेवर में डिसाइड हो रहा है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज। मेरा मकान दूसरे ने कब्जा कर रखा है, उसे प्रूव करना है मेरा मकान है, ऑनरशिप। इशू फ्रेम हुआ कि मैं ऑनर हूं, वो कहता है ये ऑनर है ही नहीं। तो अगर ऑनरशिप प्रूव हो गई कि यस दिस इज हिज हाउस, प्लेंटिव्स हाउस, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इश्यूज। तो जजमेंट में ऑर्डर 20 कहता है जजमेंट में ऑल इश्यूज का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जितने इश्यूज बने हैं, ऑनर्स जिस पार्टी पर डाला गया है वो उस पार्टी को प्रूव करना है और वो डिसाइड होगा कि वो कैसे होना है, राइट। जजमेंट में आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर, किस पर, ऑल इश्यूज जो डिटरमिन कर। आप ऐसा नहीं है कि 7 इश्यू बने थे 5 में कर दिया और बोला 2 छोड़ देते, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद डिक्री ड्रॉ, डिक्री में सिर्फ होगा सूट का नाम, पार्टीज का नाम, उनका एड्रेस यानी डिटेल्स ऑफ द पार्टीज, क्लेम क्या था और रिजल्ट क्या था, एंड कोई कॉस्ट लगी है कि नहीं लगी। इट मे बी इन सिंगल पेज, जजमेंट में भी इन सम नंबर ऑफ पेजेस। स्मॉल कॉज कोर्ट जो होती है उसमें पूरा रीजन जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट स्मॉल कॉज कोर्ट के अलावा बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं सबको रीजन जजमेंट देने की जरूरत है। क्योंकि अगर डिक्री पास होगी जजमेंट के बाद तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, वो हम ऑर्डर 21 में करेंगे, बताएंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट सिविल ट्रायल का है जजमेंट, और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है एग्जीक्यूशन। आज इसका मकान है, इसका मकान इसको हैंड ओवर करो, कैसे पोजीशन है। ऑर्डर 20 में ये सारी चीजें रूल वाइज लिखी हुई हैं कि अगर पार्टीशन की डिक्री है, मान लीजिए 2 भाइयों ने पार्टीशन सूट डाला हुआ और प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं है, पार्टीशन डिसाइड हो गया, शेयर डिसाइड हो गया, तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी। फाइनल डिग्री तब पास होगी जब या तो वो प्रॉपर्टी का हिस्सा, अब मान लीजिए ए प्रॉपर्टी है 100 मीटर का, जजमेंट पास हो गया कि यस ए और बी दोनों को बराबर बराबर का हिस्सा मिलना है पार्टीशन सूट। तो ए कहते हैं, मान लीजिए ए और बी एग्री हो जाते हैं कि हम पूरे 100 मीटर को बीच में से, और ये वाला शेयर ए का, ये बी का, तब तो ओके। लेकिन ये ए कहते हैं मुझे तो ये वाला हिस्सा लेना नहीं, मुझे तो ये लेना है, और बी कहते हैं मुझे भी यही लेना है। तो ऑर्डर 20 में ये क्लियरली बता रखा है कि कैसे कैसे जजमेंट पास होगा। कुछ पर्टिकुलर चीजों का जिनका जजमेंट हो भी जाएगा तो वो जजमेंट आपने
कभी कभी फाइनल जजमेंट नहीं भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी, फाइनल डिग्री बाद में पास होगी आफ्टर सम स्टेप्स। अब मान लीजिए ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी को ऐसे डिवाइड करो, ऊपर के 2 फ्लोर ए को दे दो, नीचे के 2 फ्लोर बी को दे दो। ए कहता है मुझे ऊपर जाना ही नहीं, बी कहता है मुझे तो ऊपर ही मुझे तो नीचे जाना है। झगड़ा तो वहीं का वहीं है। शेयर डिसाइड हो गया, डिटरमिन हो गया 1/2 1/2, लेकिन कौन सा पोर्शन लेगा को। और अगर ये कंक्लूजन नहीं निकला, वो एग्री नहीं हुए किसी इस पर, तो क्या करेंगे, कहेंगे प्रॉपर्टी को बेच दो, सेल करो, और जो इसकी सेल प्रोसीड आएगी पैसे आएंगे वो आपस में बांट लो, 2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ दोनों को मिलता है। तो ये जजमेंट होने के बाद, डिक्री मिलने के बाद भी आगे प्रोसीजर हो, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्डर 20 में अलग अलग तरह की डिक्री में अलग अलग कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा प्रोसीजर दे रखा है। किस तरह के सूट में, किस तरह की डिक्री में हमें क्या फाइनल डिक्री हो सकती है, क्या ये हो सकती है। एक पोर्शन तो इसका ये है। एक छोटी सी चीज हमें और प्रोसीजरली याद रखनी है कि जजमेंट कब और कैसे अनाउंस होगा। इसका एक नियम बना रखा है, एक प्रोसीजर बना रखा है कि जजमेंट 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन कब से, जब हियरिंग कंक्लूड हुई है। मान लीजिए 15 जनवरी को हियरिंग कंक्लूड हो गई, तो जजमेंट 30 दिन के अंदर अंदर देना होगा, या तो 15 तारीख को ही दे सकते हो, ठीक है, दैट इज द बेस्ट। अगर डेफर करना है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर, राइट, मैक्सिमम you can go up to 60 days but not beyond 60 days, exceptional circumstances. So judge is bound to give judgment after conclusion of hearing within 30 days, even on same day, within 30 days, or not more than 60 days. Okay. अब कमर्शियल कोर्ट के लिए ये जो पीरियड है 90 डेज का है। एक चीज पहले थी जो 1977 में खत्म कर दी, जिस दिन जजमेंट अनाउंस होगी उसी दिन साइन होगी, जज साहब साइन करेंगे, साइन होने के बाद अल्टर नहीं होगी अनटिल अनलेस रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए जाए, ठीक है, और उसी वक्त कॉपी दी जाए। लेकिन ये वाला रूल 1977 में खत्म कर, क्या कर दिया कि मान लीजिए जज ने स्टेनो को लिखवाया है, तो वो स्टेनो की जो कॉपी होगी उसको साइन कर देगा, मान लो साइन करने में वो हो रहा है, और कॉपी शैल बी प्रोवाइडेड लेटर, ठीक है, बट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि अपील लगानी है उसमें, ठीक। तो डिक्री की जो कॉपी है, जो डिक्री बनती है, डिक्री के लिए भी ये कहा हुआ है कि डिक्री शैल बी ड्रॉन विद इन 15 डेज ऑफ जजमेंट। ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, क्योंकि इनमें कभी कभी इनमें समान वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 15 डेज ऑफ जजमेंट डिक्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। डिक्री के बिना भी अपील हो सकती है। जजमेंट की कॉपी जजमेंट अनाउंस करते ही, साइन करते ही बाद में देनी होगी, ठीक है। तो पहले ये हुआ था, लेकिन कमर्शियल कोर्ट में क्या है, क्योंकि वहां पर 90 डेज का टाइम भी दे रखा है, वहां आपको कॉपी उसी वक्त देनी होगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और अदरवाइज, क्लियर। जिस दिन जजमेंट अनाउंस होगी उसी दिन कॉपी दी जाएगी। ये वाला कॉपी वाला जो रूल है ये स्ट्राइक कर दिया था 1977 में फॉर अदर कोर्ट्स, और कमर्शियल कोर्ट में ये ऐड कर दिया गया है कि आपको
जजमेंट वाले दिन पर जब अनाउंस करोगे, साइन भी तभी करोगे, कॉपी भी तभी करोगे, राइट। सो दीज आर स्मॉल टेक्निकल प्रोसीजर जो जजमेंट में ऑर्डर 20 में जानना जरूरी था। ऑर्डर 20A कॉस्ट के बारे में बताता है, बहुत छोटा सा है। कौन कौन सी कॉस्ट प्लेंटिफ मांग सकता है? अगर प्लेंटिफ के फेवर में, प्लेंटिफ होता है वो जो बंदा जो कोर्ट जाता है, एप्लीकेंट, उसे प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंट फाइल करते हैं ना, प्लेंट मतलब एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेंट की जगह प्लेंटिफ बोलते हैं, और जो जवाब देता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर 20A में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कॉस्ट मिल सकती है प्लेंटिफ को। उसे अपने पैसे लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, उसने 3 लाख रुपए दिए थे, 3 लाख रुपए चुपचाप वापस हो जाते, तो उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कोर्ट गया तो उसका खर्चा लगा। कौन कौन से खर्चे लग सकते हैं? नोटिस का खर्चा मिलेगा उसे, जो उसने कोर्ट में जाने से पहले नोटिस दे दूसरी पार्टी को, मेरे पैसे वापस करो। प्रोसेस का पैसा मिलेगा जो उसे खर्चा करना पड़ा उसको बुलाने के लिए, ठीक है। जो उसने प्लेंट टाइप कराई है और बाकी उस पर टिकट विकेट लगाई है, उसका खर्चा है, वो भी मिल जाएगा। अगर उसने गवाहों को पेश किया, इश्यूज फ्रेम हुए, तो गवाहों को लाने में उसे कितने पैसे लगे, चाहे वो सम्मन्ड विटनेस है या नॉन सम्मन्ड विटनेस है, वो वाले पैसे भी मिलते हैं, राइट। अब एक छोटा सा सवाल उठता है कि आप प्लीडर के पैसे मिले, जो वकील करे, वो थोड़ा सा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, कोर्ट में अलाउ, कोर्ट में नॉट अलाउ, और वो भी उसको लिमिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि वकील साहब ने मुझसे लाखों रुपए ले लिए तो मुझे तो लाखों रुपए दे दो, मैं तो रसीद लिया, तो वो लिमिट कर सकता है कोर्ट, रीजनेबल अमाउंट फॉर द प्लीडर भी हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, ये आपका राइट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए जजमेंट में जो जो जरूरी है, जजमेंट क्या होता है, डिक्री से कैसे फर्क होता है, जजमेंट में क्या क्या कंटेंट आएंगे, इसके लिए जो जजमेंट है वो है टेस्ट होटल लिमिटेड वर्सेस मेडिसिटी जयश्री, ये 2012 का जजमेंट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जजमेंट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे जो सीपीसी में लिखा है उसमें थोड़ी चीजें लिखी है कि जजमेंट में ये हो सकता है, जजमेंट में ये हो सकता है, लेकिन इस जजमेंट के बाद उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये चीजें होनी चाहिए जजमेंट में। तो दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर दैट रीजन। अब किसी को कोई डिफिकल्टी है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे for the judgment, degree and cost. Thank you.